तो कल हम लोगों ने डेटा फ्रेम सीरीज क्रिएट करना देखा था और उसके कुछ फंक्शंस देखे थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कैसे डेटा फ्रेम के साथ हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम लोग डेटा फ्रेम का सम निकालना हुआ, मीन निकालना हो गया, मोड निकालना हो गया, क्यूमुलेटिव सम निकालना हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। पहले एक हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम किसी से भी क्रिएट कर रहे हैं, डेटा फ्रेम हम डिस्प्ले करते हैं अभी। हाँ, वेरी सॉरी, स्क्रीन नहीं डिस्प्ले हो रही। तो पहले हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी की मदद से। ठीक है, ये डिक्शनरी है, इससे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये कैसे क्रिएट हो रहा है इस पर नहीं ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्रेम पे ध्यान देना है कि उसमें वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से है, जिसमें कुछ नेम्स हैं, कुछ एज हैं और कुछ रेटिंग्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। जैसे हमारे पास दो न्यूमेरिक कॉलम है, दो न्यूमेरिक कॉलम है एज और रेटिंग, इनका हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट सम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी एफ डॉट सम। एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर देखो एज में हमारा आया क्या, एज का सम, रेटिंग में आया रेटिंग का सम, और यहाँ पर नेम में देख सकते हो जितने भी नेम थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए। जितने भी नेम थे, जैसे यहाँ पर टॉम, जेम्स, तो ये सारे क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक अ, इस सम में हम लोग एक्सेस पास कर सकते हैं वन। एक्सेस पास कर सकते हैं वन, मतलब कॉलम वाइज समेशन, कॉलम वाइज समेशन। वेरी सॉरी, कॉलम नहीं, रो वाइज समेशन। अभी तो हम लोगों ने कॉलम वाइज समेशन ही किया था। ठीक है, तो हम लोग कॉलम वाइज समेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं रो वाइज समेशन 25 प्लस 4.25, 29.23, फिर 26 प्लस 3.25, तो 29.24, इस तरीके से कॉलम वाइज समेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ सम पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होगा और कॉलम वाइज समेशन देगा। अगर सम में 1 पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं, सम में अगर 1 एक्सेस 1 पास करेंगे तो क्या होगा, हमारा रो वाइज समेशन होगा। इसी तरीके से मीन अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर डेटा फ्रेम का अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो हम लोग डी एफ जो डेटा फ्रेम है उस डॉट मीन लिखेंगे तो उसका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो एज का मीन आया हमारा क्या, 31.833, और रेटिंग का मीन क्या आया, 3.74। ठीक है, इसी तरीके से मीन में अगर हम वन पास करेंगे, एक्सेस वन पास करेंगे तो क्या होगा, कॉलम वाइज मीन देगा, सॉरी रो वाइज मीन देगा। तो इस पूरी रो का मीन देगा, फिर इस रो का मीन देगा, इस रो का मीन देगा। तो टोटल यहाँ पर 11 रोज हैं, तो यहाँ पर 11 हमें मीन मिले। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना हो गया। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एज का हमें मिल गया और रेटिंग का मिल गया। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस हैं, जैसे काउंट है, ठीक है, सम है, मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिन वैल्यू क्या होगी कॉलम में। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैक्स वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है। ठीक है, प्रोडक्ट पूरे कॉलम का फाइंड आउट करना, या फिर कम सम कम सम और काउंट एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें तो सारी मैथमेटिक्स है, सम, मीन, मीडियन, मोड, एसटीडी, मिन, मैक्स, ये सब समझ समझ रहे होगे। तो काउंट को एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि काउंट का यूज़ होता है मशीन लर्निंग में काफ़ी। और कम सम का यूज़ तो नहीं होता, बट इसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। ठीक, तो हम एक डेटा फ्रेम पहले क्रिएट कर रहे हैं, डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, वन वन, सॉरी, वन, ठीक है,
इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अकाउंट इसका देखते हैं हम लोग क्या हो गया। तो काउंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या दे रहा है, 0, मतलब रो वाइज काउंट बताना। जैसे डेटा फ्रेम हमारा क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो में कितने एलिमेंट हैं वो काउंट बता रहा है, लेकिन अच्छा इसको ठीक है बाद में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी वाइज काउंट बाद में, अभी है आगे है, उसको उसी समय डिस्कशन करते हैं। फिलहाल ये काउंट बता रहा है टोटल नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट कितने हैं, ठीक। कम सम एक बार देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। क्यूमुलेटिव सम आ रहा है बेसिकली। कम सम में क्या था हमारा, क्यूमुलेटिव सम आ रहा है। जैसे हमारा डेटा फ्रेम क्या है इस समय, डेटा फ्रेम है 1 1, तो 1 + 1 क्या आया 2, यहाँ पर मिला 2, ठीक है। फिर 2 + 2 क्या हुआ 4 4 मिला। फिर 2 + 4, सॉरी 2 + 2 4 + 2 6, फिर 8, फिर 11, इस तरीके से क्यूमुलेटिव सम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगर हमारा डेटा फ्रेम ये है सपोज इस तरीके के, जिसमें स्ट्रिंग भी है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग भी है इस तरीके से, स्ट्रिंग भी है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग कम सम देखते हैं, क्यूमुलेटिव सम, ठीक है, तो इस तरीके से मिलेगा, कॉन्कैटिनेशन होता हुआ मिलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन, पहले टॉम, टॉम जेम्स रिकी, इस तरीके से क्यूमुलेटिव स्ट्रिंग का सम हमें मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन है एक डिस्क्राइब फंक्शन है, जो कि पूरे डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब करता है, जैसे मीन मीडियन मोड वगैरह डिस्क्राइब करता है। जैसे इसको हमने अगर df डॉट डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर देख लो काउंट बता रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे, 12 एलिमेंट है। मीन क्या है टोटल एलिमेंट का, इसमें देखो जब सीधे डायरेक्ट डिस्क्राइब हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक टाइप के वैल्यू पे ही ये डिस्क्रिप्शन शो करता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक टाइप के वैल्यू में काउंट कितने हैं, टोटल 12, उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम क्या है, 25% जो एलिमेंट है वो कितने हैं, कितने लाई कर रहे हैं, 50 पर। बेसिकली ये क्या है हमारा वो प्लॉटिंग जब हम लोग करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है, ये चीज़ हम लोग बॉक्स प्लॉट जब देखेंगे, बॉक्स प्लॉटिंग देखेंगे उस समय समझेंगे कि क्वार्टाइल क्या चीज़ होता है, ठीक। फिर नीचे बता रहा है क्या, मैक्स, पूरे कॉलम में मैक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। ये तीनों तीन क्वार्टाइल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ गए, हाँ। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब में अगर हम लोग इंक्लूड ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमारा डेटा फ्रेम में जो ये वाला कॉलम था ये इंक्लूड नहीं हो रहा था। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का हमें वो चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम df डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो जो स्ट्रिंग टाइप के वो थे कॉलम थे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें दे रहा है टोटल काउंट कितने थे, यूनिक कितने थे, 12 है। और रिकी कौन है, टॉप में है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 1 है। नेक्स्ट है फंक्शंस। अगर किसी डेटा फ्रेम में कोई फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं कि वो डेटा फ्रेम में कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर दे, कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करे, तो हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, एडर नाम का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेटा फ्रेम रिसीव करेंगे और यहाँ पर कोई स्केलर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर कोई स्केलर वैल्यू, और फिर हम डेटा फ्रेम में स्केलर वैल्यू जोड़ेंगे। तो पहले तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम में डायरेक्टली स्केलर वैल्यू हम लोग जोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे df इक्वल्स टू pd
डॉट डेटा फ्रेम और 1,2,3। ठीक है, एक डेटा फ्रेम हम लोग ये लेते हैं और इसमें एक बार 1 ऐड करते हैं, तो df+1 करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें सब में एक इंक्रीमेंट होके मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑपरेशन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, बढ़िया, डिवीजन के केस में, ठीक है, तो सब काम कर रहा है। एक बार स्ट्रिंग में भी देख लेते कॉन्केटिनेशन होता है क्या, 1,2,3। ठीक है, df प्लस सपोज के ऐड करते हैं, तो स्ट्रिंग के केस में हमारा कॉन्केटिनेशन भी होता है। सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं काम करेगा। सब्सट्रैक्शन के केस में स्ट्रिंग तो नहीं काम करता है, ये भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम फंक्शन में रिसीव करें डेटा फ्रेम और स्केलर वैल्यू और दोनों को ऐड करके रिटर्न करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक तरीका होता है पाइप। ठीक है, बेसिकली जो फंक्शन अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है पूरे डेटा फ्रेम में आप फंक्शन को अप्लाई करो, एक रो में अप्लाई करो या कॉलम में अप्लाई करो, एक एलिमेंट वाइज अप्लाई करो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक कॉलम वाइज, रो वाइज और पूरे डेटा फ्रेम में करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं इस डेटा फ्रेम पे। ठीक है, तो हम या तो फंक्शन कॉल करके उसमें डेटा फ्रेम सेंड करें या फिर लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट पाइप और फिर जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं वो और पैरामीटर जो सेंड करना चाहते हैं वो। फर्स्ट पैरामीटर में डेटा फ्रेम पास होगा इसमें और सेकंड पैरामीटर में जो यहाँ पर वैल्यू देंगे वो पास होगा। ठीक, तो इतना एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। पहले एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर ले रहे हैं np.random से, एक रैंडम एरे जनरेट कर ले रहे हैं हम लोग। तो हमारा डेटा फ्रेम हो गया ये। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में हम लोग 2 ऐड करना चाहते हैं, हर एक सेल पे 2 ऐड करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे df.pipe adder 2। तो यहाँ पर देखो हर एक सेल में 2 ऐड हो गया, हर एक सेल में 2 ऐड हो गया। ठीक है, या फिर हम लोग अगर चाहते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि हर एक फंक्शन कॉल ना करके सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हर एक सेल में, तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पाइप की जगह अप्लाई मैप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि डेटा पूरे डेटा फ्रेम में इस डेटा फ्रेम का मीन ऐड हो जाए, इस पूरे डेटा फ्रेम में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, मीन हो जाए ऐड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, df डॉट अप्लाई मैप और एक लैम्डा फंक्शन, क्योंकि अप्लाई मैप एक फंक्शन रिसीव करता है। ठीक है, जिसमें एक एक सेल की वैल्यू सेंड करेगा उस फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा फंक्शन हमने फंक्शन में पढ़ाया था, लैम्डा एक्स, एक एक एलिमेंट जो रिसीव होगा इससे, और इसमें क्या करना है, एक्स में ऐड कर देना है क्या, df डॉट मीन। ठीक है, एक एक एलिमेंट में df डॉट मीन ऐड करना है। ठीक, तो जब ये अप्लाई मैप कॉल होगा तो इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा और इस लैम्डा फंक्शन में एक एक करके वैल्यू देगा, df की एक एक सेल की वैल्यू सेंड करेगा लैम्डा फंक्शन में। पहले ये भेजेगा, फिर ये, इस तरीके से एक एक वैल्यू इसको सेंड करेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन एक्स में जो कुछ भी वैल्यू है उसमें df का मीन ऐड करके रिटर्न कर देगा। ठीक, तो एग्जीक्यूट कराते हैं इसको हम। तो ये हमारा डेटा फ्रेम कहीं स्टोर नहीं किया हम लोगों ने, इस वजह से नहीं हो रहा है, इसको df में ही स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल, ये कुछ चीज़ और हो गया।
यहाँ पर df डॉट मीन को पहले एग्जीक्यूट कराते। प्रॉब्लम यह है कि df डॉट मीन डायरेक्ट वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, कुछ और चीज़ें भी रिटर्न करता है। जैसे ये सारी चीज़ें रिटर्न करता है। तो हमें चाहिए क्या था, एक कॉलम का वो मीन चाहिए पूरे डेटा फ्रेम में, पूरे डेटा फ्रेम का मीन चाहिए था, है ना। तो इसने क्या रिटर्न किया, हर एक कॉलम वाइज मीन रिटर्न किया, कॉलम वाइज मीन रिटर्न किया हुआ है। और यहाँ पर एक्स कॉलम वाइज ही मीन रिटर्न करता है। जब वन सेंड करते हैं तो क्या करता है, रो वाइज रिटर्न करता है, और कुछ नहीं एक्सेस करते हैं सेंड करते हैं तो क्या रिटर्न करता है, कॉलम वाइज। ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम जो भी डेटा फ्रेम है उसका मीन निकालना है। उसके मीन के लिए np डॉट मीन से np डॉट मीन df डॉट यही लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे। हाँ, एग्जीक्यूट करते हैं पहले डेटा फ्रेम, और तो सब में मीन ऐड हो गया। ठीक। तो इस तरीके से लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं पूरे डेटा फ्रेम पे। या तो अप्लाई मैप यूज़ करोगे या तो पाइप यूज़ करोगे। पाइप के केस में आप और पैरामीटर सेंड कर सकते हो, जबकि अप्लाई मैप में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर सेंड कर सकते हो, क्या, डेटा फ्रेम का एक एक वैल्यू। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एडर में आप दो एलिमेंट, यहाँ पर देखो फंक्शन में दो चीज़ें पास कर रहे हो, जबकि यहाँ पर हम सिंगल एक चीज़ बस एक्स, जो डेटा फ्रेम की वैल्यू है। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। पाइप के केस में मोर देन वन पैरामीटर सेंड कर सकते हो, जबकि अप्लाई मैप में सिंगल पैरामीटर सेंड कर सकते हो बस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रो वाइज फंक्शन, मतलब अगर हर एक रो पे कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हर एक रो का मीन निकालना चाहते हैं, हर एक रो का मीन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये डेटा फ्रेम है हमारा df, तो df डॉट अप्लाई हर एक रो पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। और एक एक रो सेंड करेंगे np डॉट मीन फंक्शन में। np डॉट मीन फंक्शन उस रो का मीन रिटर्न करेगा। ठीक है। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरीके से हर एक रो का मीन रिटर्न करेगा। और सॉरी, ये कॉलम वाइज कर रहा है, कॉलम वाइज कर रहा है। इस कॉलम का मीन रिटर्न किया, इस कॉलम का, और इस कॉलम का मीन रिटर्न कर रहा है। वैसे df डॉट मीन अप्लाई वैसे रो वाइज होता था, कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड, अब ठीक है। वो एक्सेस यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कॉलम वाइज, अगर एक्सेस वन पास कर देंगे तो रो वाइज समेशन करेगा। ठीक है। तो इसने इस रो का मीन रिटर्न किया, फिर इसका इसका, इस तरीके से चार रो है तो चार रो का मीन रिटर्न किया है। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं पास करेंगे तो कॉलम वाइज मीन रिटर्न करेगा। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो रो है इसमें एक कॉलम और ऐड करना चाहते हैं, जिसमें इन सारी रो का मैक्स, और इन सारी रो में जो भी मैक्स हो और मिन हो, उन दोनों का डिफरेंस एक कॉलम में आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, df रिजल्ट इक्वल्स टू df डॉट अप्लाई लैम्डा x डॉट मैक्स माइनस x डॉट मिन। ठीक। तो जो भी x मैक्स और मिन आएगा वो रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक।
नैन वाली भी सब फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। पूरा है स्टोर चेंज कर रहे हैं और वेरी सॉरी यहाँ पर पढ़ो डन। वो यहाँ पर बंद नहीं किया था तो उसने रो वाइज समीशन किया था, इस वजह से दिक्कत हुई। तो यहाँ पर मैक्स माइनस मिन का रिजल्ट किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैप फंक्शन। किसी कॉलम पे इंडिविजुअल हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो डॉट मैप का यूज करते हैं। पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे और फिर डॉट मैप फंक्शन। डॉट मैप फंक्शन से एक एक वैल्यू इस लैम्डा फंक्शन में पास करेंगे और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको मैप कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन से, और लैम्डा फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। तो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू का 100 पहले डी एफ कॉल 1 देख लेते हैं। डी एफ का कॉलम 1 ये है। ठीक है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें इसमें सब में 100 से मल्टीप्लाई होके आउटपुट आया। तो अगर किसी कॉलम को डायरेक्ट लैम्डा अप्लाई करना है तो कॉलम सेलेक्ट करके मैप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अप्लाई फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अप्लाई के केस में क्या होगा, हर एक कॉलम में अप्लाई होगा। अप्लाई के केस में हर एक कॉलम पे अप्लाई होगा। ठीक है, इंडिविजुअल कॉलम पे करना है तो इस तरीके से मैप फंक्शन का यूज करेंगे, हर एक कॉलम पे अप्लाई करना है तो उस केस में अप्लाई यूज करेंगे। आगे देखते हैं री इंडेक्सिंग देखते हैं। ठीक है, री इंडेक्सिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी डेटा फ्रेम के रो और कॉलम का जो कन्वेंशन है, जैसे यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो ये आ रहा है कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉलम, और ये जो इंडेक्सेस आ रहे हैं इनको चेंज करने को ही, मतलब इनकी जगह कुछ और वैल्यू को पुट करने को ही बोलते हैं क्या, री इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो एक ही करके देखते हैं। पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। अभी डेटा फ्रेम पे नहीं जाना कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आएंगी, जैसे डेट पेंडा डेट रेंज। ठीक है, तो अभी डेट हम लोग को पढ़ना है, कैसे डेट रेंज कैसे क्रिएट करता है डेटा फ्रेम को। ठीक है, एक दो दिन नहीं, लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेट रेंज पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिसमें हमारे 5 कॉलम है। एक का नाम है ए, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, एक का नाम सी और डी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉलम है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी चेंज करने को बाद में देखते हैं, पहले हम सिलेक्शन देखते हैं डेटा फ्रेम का। हम चाहते हैं कि इस डेटा फ्रेम से ए कॉलम चाहते हैं, सी कॉलम चाहते हैं। ठीक है, ए कॉलम चाहते हैं और सी कॉलम चाहते हैं, और रो सपोज 1 3 4 चाहते हैं, 1 3 4। ठीक है, तो इस चीज को हम री इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हम स्लाइसिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, लेवल वाइज, इंडेक्स के लेवल वाइज और कॉलम के नेम वाइज जो हम लोग स्लाइसिंग करने जा रहे हैं, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, री इंडेक्स की मदद से। तो हम लिखेंगे क्या, df डॉट री इंडेक्स, और जो जो इंडेक्स आपको एक्सेस करनी है, इंडेक्स इक्वल्स टू जो जो इंडेक्स, जैसे 0 1 और 3। ठीक है, और कॉलम कौन कौन से करने हैं हमें सेलेक्ट, कॉलम कॉलम सपोज ए सी डी। ठीक है, ये 3 एक्सेस करते हैं। ठीक है, ए सी, सी कैपिटल में है, और एग्जीक्यूट कराते हैं इसको।
तो यहाँ पर देखो 3 कॉलम आए और 3 रो आए। जो जो हमें सेलेक्ट करना था उसके हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पर कोई एक ऐसा कॉलम पास करते हैं, ऐसा कॉलम पास करते हैं जिसमें जो इस डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने पास कर दिया एफ, तो एफ इसमें डेटा फ्रेम में नहीं है, तो स्लाइस जब करेंगे, सॉरी गलती होगी, यहाँ आप लिखेंगे एफ इसमें नहीं है तो स्लाइस होगा, लेकिन उसकी जगह क्या आ जाएगा, सारे नैन वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, नैन वैल्यू आ जाएंगी। तो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम में ए सी और एफ होगा, लेकिन एफ कॉलम में सारी नैन वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा री इंडेक्स लाइक, री इंडेक्स लाइक। ठीक है, अब ये क्या काम करता है देखते हैं। सपोज हमारा एक डेटा फ्रेम ये है df1, एक डेटा फ्रेम ये है। ठीक है, दो डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में 10 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इस डेटा फ्रेम में 7 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहले डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और दूसरे डेटा फ्रेम में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब इन दोनों डेटा फ्रेम के बेसिस पे हम री इंडेक्सिंग करेंगे। हमने लिखा df1 डॉट री इंडेक्स डेटा फ्रेम 2। डेटा फ्रेम 2 के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, री इंडेक्स कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, जिसके बेसिस पे हम री इंडेक्स कर रहे थे, डेटा फ्रेम 2 के बेसिस पे री इंडेक्स कर रहे थे, तो जितनी भी स्लाइसें आएंगी, मतलब जितनी भी रोज आएंगी, वो किसके बेसिस पे आएंगी, सेकंड डेटा फ्रेम के बेसिस पे आएंगी। मतलब अगर इसमें 0 to 6 था, तो यहाँ पर रिजल्टेंट में भी हमें क्या मिलेगा, 0 to 6 मिला। यहाँ कॉलम था कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की वैल्यू आएंगे। बट वैल्यूज किसकी हैं, ये डेटा फ्रेम 1 की है कि डेटा फ्रेम 2 की है। तो यहाँ पर मिलाते हैं, मिला किसका हमें 30 -1 1.8। तो वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, जो डेटा फ्रेम इधर लिखा होगा df1, लेकिन इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे होगी, इसके बेसिस पे होगी। ठीक है, इंडेक्सिंग इसके बेसिस पे होगी, इंडेक्सिंग और कॉलम नेम इसके बेसिस पे होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो था हमारा क्या, df2। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं df2 और यहाँ पर लेते हैं df1। तो टोटल नंबर ऑफ रोज रिजल्टेंट डेटा फ्रेम में कितनी होंगी, 10 होंगी, है ना। कॉलम तो उतने ही होंगे, लेकिन बाकी 3 रो में हमारे पास क्या होंगे, नैन वैल्यूज होंगे। उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। 3 रो में हमें क्या मिला, नैन वैल्यू मिली। ठीक है, अब आगे आगे हम लोग एक चीज देखते हैं कि सपोज आप ये नैन वैल्यू नहीं चाह रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू डेटा फ्रेम टू में कम रो थी, इस वजह से नैन आ गई थी। ठीक है, इस वजह से नैन वैल्यू आ गई थी। लेकिन आप चाहते हो कि डेटा फ्रेम 2 में भले कम रो हो, लेकिन हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं डेटा फ्रेम 1 से, जिसमें ज़्यादा रो है। तो ये जो मेथड अगर हम एफ फिल कर यूज करते हैं, तो क्या करेगा, पहले डेटा फ्रेम 2 से फिल कर देगा सारी रो। अब जितनी रिमेनिंग रो होगी उनको फिल किससे करेगा, डेटा फ्रेम 1 से। अभी तक नैन आ रहा था, यहाँ पर नैन नहीं आएगा, अब डेटा फ्रेम 1 से ये तीनों रोज उठाएगा और यहाँ पर पुट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, df2 आर इंडेक्स लाइक डेटा फ्रेम 1 को, डेटा फ्रेम 1 के बेसिस पे हमें इंडेक्सिंग करनी है, और मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं एफ फिल। ठीक, तो यहाँ पर जो नैन वैल्यू आ रही थी, वो नैन वैल्यू ना आके अब क्या आएंगी, डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों अब की बार नेगेटिव नहीं है, वो सॉरी नैन नहीं है। यहाँ तक क्लियर, किसी कोई कंफ्यूजन।
हेलो। हेलो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं रो, हम यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम 1 से सिर्फ एक रो उठानी है कि 2 रो उठानी है, कितनी रो उठानी है, वो यहाँ पर लिमिट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक पैरामीटर और पास करेंगे, क्या, लिमिट। ठीक है, तो पहले तो डेटा फ्रेम 2 की जितनी रो होंगी वो आ जाएंगी, फिर डेटा फ्रेम 1 से जितनी भी यहाँ पर हम लिमिट देंगे उतनी रो उठ के डेटा फ्रेम 2 में ऐड होके आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 रो थी, 3 में से एक रो फिल हो गई है डेटा फ्रेम 1 से। बाकी आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इंडेक्स अगर हमें चेंज करनी है तो सिंपली कल हमने बताया था, हम लिखेंगे df डॉट इंडेक्स। अगर इंडेक्स चेंज करनी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, df डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू लिस्ट एक पास कर देंगे। सपोज हमारी लिस्ट, इसमें कितने कॉलम है हमारे, 20 है। तो एक काम करते हैं, और आई, खैर इसको छोड़ते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। df इक्वल्स टू ed डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर 1 2 3 4 इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, और यहाँ पर डेटा फ्रेम हम लोग देखते हैं ये है। अब इस डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग चेंज करनी तो सिंपली क्या करेंगे, df डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर जो भी इंडेक्स दोगे 100 टू, एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग इस तरीके से होगी। उसी तरीके से कॉलम चेंज करने तो df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू जो भी यहाँ पर लिस्ट पास करोगे, एक ही कॉलम है हमारे पास तो एक ही लेके चलते हैं। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका रीनेम करने का है हमारे पास। अगर हमें कॉलम चेंज करने हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक मेथड है, क्या, रीनेम। ठीक है, रीनेम से हम लोग कॉलम और इंडेक्स दोनों ही चेंज कर सकते हैं, और सेलेक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सारे के सारे कॉलम जो भी यहाँ से पास करोगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये डेटा फ्रेम ये था, कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 है इसमें। अब df1 के अगर दो कॉलम को हम चेंज करने की कोशिश करें, df डॉट कॉलम इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ दो को चेंज करने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है, 1 कॉमा डी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पर एरर आ जाएगी। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो को जब चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगी। ठीक, तो वो ये सब इसका सोल्यूशन हमारे रीनेम में है। ठीक है, रीनेम में हम लोग एक डिक्शनरी पास करते हैं कि किस कॉलम को किससे चेंज करना है। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 कॉलम 2 को चेंज करना चाह रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज करना चाह रहे हैं C1 से, कॉलम 2 को चेंज करना चाह रहे हैं C2 से। उसी तरीके से इंडेक्स में इंडेक्स 0 को चेंज करना चाह रहे हैं एप्पल से, 1 को बनाना से, सी और 2 को ड्यूरिन से। ठीक, तो डिक्शनरी हम रीनेम के अंदर पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया इंडेक्स। ठीक है, कॉलम को भी एक डिक्शनरी देंगे और इंडेक्स को भी एक डिक्शनरी देंगे। ठीक, प्रिंट कराते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो हमारा 3 इंडेक्स चेंज हो गई इधर की, और 2 कॉलम चेंज हो गए। तो सेलेक्टिव कॉलम और इंडेक्स चेंज करनी है तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रीनेम का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, और अब हम लोग एक काम करेंगे,
डेटा फ्रेम को इटरेट करेंगे फॉर लूप से, ठीक है। और एक बार फॉर लूप से इटरेट करते हैं, देखते हैं आउटपुट मिलता क्या है हमें। हमने लिखा फॉर कॉल इन डेटा फ्रेम, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डेटा फ्रेम की वैल्यूज नहीं मिल रही है, ठीक है। ये कहाँ गया डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की वैल्यूज नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रहा है, डेटा फ्रेम के कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्या मिल रहे हैं, कॉलम्स मिल रहे हैं। वैल्यूज को अगर इटरेट करना हो रो वाइज या कॉलम वाइज तो कैसे करा जाएगा, अब ये आप लोग अभी करेंगे, ठीक है। एक रैंडम एक काम कर रहा हूँ मैं, ये कोड जो है वो मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। इस डेटा फ्रेम के एक एक रो को इटरेट करना है, इस डेटा फ्रेम की एक एक रो को इटरेट करना है। देखिए करिए एक बार, हो पाता है। कल हमने बताया था, स्लाइसिंग बताई थी, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, रो स्लाइसिंग, कॉलम स्लाइसिंग, उसी का यूज करके डेटा फ्रेम को इटरेट करना है। तो ट्राई करिए। सर डीएफ को इटरेट करके क्या करना है? ये आपको सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताइएगा। हो रहा क्वेश्चन है। ये है कि हमारा ये डेटा फ्रेम है ना, डेटा फ्रेम में हमारी कुछ वैल्यूज है, हमें एक एक रो हेलो। प्रिंट करानी है, एक एक रो प्रिंट करानी है। तो कैसे कराएंगे, इस डेटा फ्रेम की एक एक रो फॉर लूप से इटरेट करके प्रिंट करानी, तो कैसे अच्छा, करेंगे। ये ठीक है, करो करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल एक बार हम लोग लिखते हैं फॉर अरे आई इन डी एफ डॉट हेलो वैल्यूज, हाँ, और सर। ओके, फॉर लूप में सर डायरेक्टली डीएफ प्रिंट कर दिया तो नहीं होगा क्या? डीएफ अगर क्योंकि प्रिंट कर फॉर लूप में फिर क्यों करेंगे, फॉर लूप में फिर क्यों करेंगे, तो डायरेक्ट प्रिंट डीएफ कर देंगे। हाँ, प्रिंट डीएफ हम चाहते हैं कि एक एक रो अच्छा रो प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो डीएफ डॉट वैल्यूज क्या रिटर्न करके देता है हमें, हाँ, एक एक रो को लिस्ट में रिटर्न करके देता है। तो हमें एक एक रो लिस्ट में मिल जाएगी डीएफ डॉट वैल्यू से, और एक एक रो रिसीव करेंगे आई में और प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम को इटरेट करते हैं। एक एक कॉलम अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फॉर आई इन डीएफ डॉट कॉलम कॉलम और डीएफ ब्रैकेट में आई, ठीक। तो एक एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा, सॉरी प्रिंट कराना है यहाँ, प्रिंट लिखेंगे। तो एक एक कॉलम हमारे सारे प्रिंट हो गए, ठीक। तो इस तरीके से रो वाइज और कॉलम वाइज मेरा भी हम यही प्रिंट हुआ है। हम्म मेरा भी सर यही प्रिंट हुआ है, लेकिन वो मतलब ए एक्स वाई और सेम ही इसमें है वो, अच्छा अच्छा, क्या एक कोड ही क्या इसमें। लिखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली एक और लूप लगाया और डायरेक्टली डीएफ प्रिंट किया है। अच्छा कोड सेंड करो लेकिन व्हाट्सएप वो पे, एक ही इसमें आ रहा है। कोड सेंड करो व्हाट्सएप पे। नहीं, वो मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा होगा डीएफ को, हर बार प्रिंट कर रहा होगा, पूरे पूरे डीएफ को प्रिंट कर रहा होगा, समझ रहे हाँ हो। सर, वो 5 बार प्रिंट कर रहा है। हाँ तो डीएफ नहीं, एक एक कॉलम प्रिंट, उस डीएफ के एक एक कॉलम को प्रिंट कराना है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ओके। अब नेक्स्ट है
एक्सेल फाइल को रीड करना, ठीक है। एक्सेल फाइल को कैसे रीड करेंगे, डेटा फ्रेम मतलब पेंडा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पेंडा के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या, रीड एक्सेल। एक और फंक्शन है, उसको आगे देखेंगे, जिससे एक्सेल फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल पहले देखते हैं रीड एक्सेल। सीएसवी फाइल रीड करनी है तो रीड सीएसवी, ठीक है। एक्सेल फाइल रीड करनी है तो एक्सेल रीड एक्सेल, सीएसवी फाइल रीड करनी है तो रीड सीएसवी, जेसन फाइल रीड करनी है तो रीड जेसन, ठीक है। तो इन्हीं ज़्यादातर इन्हीं तीनों फाइलों में हमारा डेटा मिलता है मशीन लर्निंग का। तो हमने लिखा पीडी रीड एक्सेल, फिर एक्सेल फाइल का पाथ दिया हुआ है हमने, ठीक है। एक्सेल फाइल का पाथ दिया हुआ है। पाथ के अलावा और भी पैरामीटर हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल वे में चलते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पाथ देते हैं, आगे पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पैरामीटर और सेंड कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। और इस पाथ के पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है रॉ स्ट्रिंग, आर लगा रखा मतलब रॉ स्ट्रिंग। पहले इसको रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे ताकि कोई स्केप करेक्टर ना यहाँ पर आ जाए। जैसे सपोज यहाँ पर न्यू फोल्डर होता तो स्लैश एन लिखा होता, यहाँ पर यूजर की जगह न्यू फोल्डर होता तो यहाँ पर स्लैश न्यू लिखा होता, तो स्लैश एन जो होता है वो स्केप करेक्टर की तरह काम करने लगता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है, ठीक। तो आर लिख दिया है। तो यहाँ यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग, पहले इसको रन कराते हैं। तो पहले इस स्ट्रिंग को देख लेते हैं। इस स्ट्रिंग का आउटपुट देखो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले ये रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है, उसके बाद यहाँ पर पाथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गया इसका पाथ, और अब हमारी फाइल रीड होगी। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये फाइल पहले से पड़ी हुई है फोल्डर में, ठीक है। तो करेक्ट पाथ देना है यहाँ पर, या फिर सेम फोल्डर में अगर है तो सेम फोल्डर में अगर है तो डायरेक्ट आप फाइल का नाम दे सकते हो, रीड हो जाएगी। अगर सेम जिस फोल्डर में ये फाइल है मतलब पीवाई फाइल है उसी फोल्डर में एक्सेल फाइल भी है, तो डायरेक्ट इसका नाम दे दो एक्सेल फाइल का, फिर पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक। अ, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग और देखते हैं हमारी एक्सेल फाइल रीड हुई। डेटा फ्रेम, ये है हमारी एक्सेल फाइल का डेटा, ठीक है। उसमें दो कॉलम है, एम डी डी टी वन आर एच ओ डी वन। तो क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ, ये हमारी फाइल है। ये फाइल पाइथन एक्सरसाइज वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। जो गिटहब पे जो फोल्डर है पाइथन एक्सरसाइज वाले पे, डेटा साइंस वाले में नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है जिसमें जो पहली रो है वो बन जाती है हमारी क्या, कॉलम नेम बन जाती है। पहली रो बन जाती है, कॉलम नेम बन जाती है, और ये जो नंबर दिख रहे हैं ये क्या बन जाते हैं, हमारे इंडेक्स बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, इस एक्सेल फाइल में दो शीट है, एक शीट वन है एक शीट टू है। शीट टू में कोई डेटा नहीं है, शीट टू में अभी फिलहाल कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर शीट टू में भी डेटा होगा तो कौन सा डेटा रीड होगा, शीट वन का डेटा, क्योंकि फाइल का नेम तो वही होगा, डेटा मतलब एक्सेल फाइल जो भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेल टेस्ट डेटा, तो कौन सी सीट रीड होगी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक पेंडा में ऑप्शन है कि अगर आप सीट के नाम से रीड करना चाहते हो डेटा को, तो सीट के नाम से भी डेटा को रीड कर सकते हो। जैसे सीट वन का डेटा रीड करना है, सीट टू का डेटा रीड करना है, तो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, बट उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी एक सिंगल शीट का डेटा रीड करके उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके वापस डेटा राइट करते हैं, और फिर आगे देखेंगे कि मल्टीपल सीटों का डेटा कैसे रीड किया जाता है। तो हमने डेटा रीड कर लिया, अब इस डेटा को डिस्क्राइब करना है, तो हम पहले देखेंगे। पहला
सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, अगर कोई भी एमएल इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट होगा, या तो पहले हेड देखेगा कि हमारा डेटा दिख किस तरीके से रहा है, और फिर इसके बाद क्या करता है, वो उसको डिस्क्राइब करता है, df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, जिससे उसको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, कि हमारा डेटा किस टाइप का है, उसकी मीन वैल्यू क्या है, परसेंटाइल क्वार्टाइल वैल्यू क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिल रहा है हमें क्या, टोटल 197 कॉलम्स है, 197 कॉलम्स है। MD1 में मीन वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। इसका जो 25% जो फर्स्ट क्वार्टाइल में इतना डेटा पड़ा हुआ है, सेकंड क्वार्टाइल में इतना है, और थर्ड क्वार्टाइल में ये डेटा है। ठीक है, मैक्स वैल्यू इसकी 2000 है, इसकी 200 है, और इसकी 2 है। ठीक, तो इस तरीके से डेटा को हम लोग एक समरी देखते हैं, डेटा की समरी इस तरीके से देखते हैं। ठीक, और टेल अगर देखना है तो टेल इस तरीके से देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मशीन लर्निंग का डेटा रीड करते हो, तो एक्सेल फाइल के शुरू के कुछ कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, सीधे डेटा नहीं होता है, डायरेक्ट डेटा नहीं होता है, शुरू के कुछ लाइनों में पहले डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, और मे बी डेटा थर्ड या फोर्थ या मे बी 10th और 11th लाइन से स्टार्ट होता है डेटा। ठीक है, तो पहले हमें उसको स्किप करना पड़ता है, शुरू की 10 लाइनें स्किप करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम डेटा रीड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्सेल फाइल हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं, यहीं पर आप लोग एक और पैरामीटर पास करोगे, स्किप रो अभी आगे है वो चीज़ें, स्किप रो पास करोगे तो उतनी रो स्किप हो जाएंगी और फिर डेटा रीड होगा। ठीक, खैर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम पहले कुछ चेंजेस करते हैं, डेटा फ्रेम में कुछ चेंजेस करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि हम 0 से 1 रो तक MD कॉलम में np डॉट नैन वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, MD कॉलम में मतलब एक सिंगल सेल में हम नैन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने नैन वैल्यू स्टोर करी इस तरीके से। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो 0 से 1 तक नैन वैल्यू पड़ी हुई है। फिर उसके बाद अब हम चेक करेंगे, जैसे अब आप लोग जब डेटा रीड करोगे या डेटा सेट रीड करोगे, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी क्या कहते हैं, जितने भी नैन नंबर होते हैं, ठीक है, नैन वैल्यूज होती है, उनको हमें रिमूव करना होता है, ताकि हमें जो हमारा डेटा है उसको हम मशीन लर्निंग मॉडल को सेंड कर सकें। डायरेक्टली आप नैन वैल्यू को मशीन लर्निंग मॉडल में नहीं डाल सकते, पहले उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, नैन वैल्यू हैंडल नहीं कर पाता मशीन लर्निंग का मॉडल। तो नैन वैल्यू जैसे हमने पहले कुछ नैन वैल्यूज में डाल दी है, अब इन नैन वैल्यू को अगर हमें डिलीट करना है या रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, df.fill na का यूज करेंगे। fill na क्या करता है, जहां जहां na होगा मतलब नैन होगा, वहां पर जीरो को फिल कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप मीन वैल्यू भी डाल सकते हो, np डॉट मीन वैल्यू भी डाल सकते हो, मैक्स वैल्यू भी डाल सकते हो उस कॉलम की, जो आप चाहो वहाँ वो चीज़ यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, df देखते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या चला गया, 0। ठीक है, इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, फिल एने का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि कभी भी मशीन लर्निंग का डेटा रीड करोगे तो उसमें नैन वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, श्योर है, बट अपने हिसाब से उसको फिर चेंज करना पड़ता है। ठीक, एक तो रिप्लेसमेंट हमने ये किया। ठीक है, अब सपोज हमारे डेटा में कुछ अनोमलीज थी कि हमारा ये जो डेटा फ्रेम है इसमें जो वैल्यूज है, चलो इसको इग्नोर करते हैं, हम किसी दूसरे डेटा की बात करते हैं। जब आप एक इमेज को रीड करते हो तो उसका एरे हमें मिलता है, और एरे में वैल्यू लाई करती हैं 0 to 255 लाई करती हैं। क्या करती हैं, 0 to 255 लाई करती हैं। ठीक है, अब किसी ह्यूमन मिस्टेक या किसी मिस्टेक से उसमें वैल्यू या तो 255 से ज़्यादा चली गई, या फिर 255 से कम, 0 से कम चली गई। ठीक है, निगेटिव में हो गई, तो उसको आपको स्केल करना पड़ेगा 0 to 255 के बीच में, मतलब
किसी और 0 to 255 के बीच में किसी वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर कोई सेट ऑफ नंबर को हमें रिप्लेस करना है अपने डेटा सेट में, तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्लेस करते हैं, df डॉट रिप्लेस, जिस जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है वो, और जिन वैल्यू से रिप्लेस करना है वो। ठीक है, तो 0 रिप्लेस होगा 5 से, 2 रिप्लेस होगा 6 से, तो df2। तो यहाँ पर देखो जितनी जगह 2 था वहां पर 6 आ गया है। ठीक है, जितनी जगह 2 जगह 0 था हमारा, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, देखो df हमारा ये है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सपोज एक पर्टिकुलर रेंज को आपको रिप्लेस करना है, जैसे 0 से लेके कई सारे नंबरों को रिप्लेस करना है। मतलब इस रेंज के भीतर जो भी नंबर आ रहे हैं, इस रेंज 0 to 1000 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी को रिप्लेस करना है। तो पहले इसकी एक लिस्ट पास करेंगे जैसे यहाँ पर पास कर रहे हैं, और फिर एक स्केलर वैल्यू, कोई एक स्केलर वैल्यू जिससे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो 0 to 1000 हमारे डेटा फ्रेम में सारे के सारे 0 to 1000 के बीच में है। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया तो आउटपुट देखो हमें क्या मिला, सारे के सारे 0 हो गए, बस 1000 के ऊपर जो थे वही हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग जैसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी के थ्रू भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 0 10, तो 0 को रिप्लेस करना है 10 से, 2 को रिप्लेस करना है 100 से। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इनका बहुत ही रिप्लेस का बहुत यूज होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं किसी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम के 0 को रिप्लेस करना चाहते हैं 100 से, या और dt1 के कॉलम को 60, dt1 के कॉलम के 66 को रिप्लेस करना चाहते हैं 100 से। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और जिससे रिप्लेस करना है वो कॉमा करके वो वैल्यू लिख देंगे। जहाँ जहाँ md कॉलम में 0 आया होगा वो 100 से रिप्लेस होगा, और dt1 कॉलम में जहाँ जहाँ 66 आया होगा वो 100 से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आया, md के जितने 0 थे वो 100 से रिप्लेस हो गए, और dt1 में जहाँ जहाँ 66 था वो 100 से रिप्लेस हो गए। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर इस कॉलम में आपको मल्टीपल रिप्लेसमेंट करने हैं, मतलब md में 0 को रिप्लेस करना है 100 से, 4 को रिप्लेस करना है 400 से, सिर्फ और सिर्फ md कॉलम में, तो इस तरीके से लिखेंगे एक डिक्शनरी के अंदर कॉलम और फिर रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ सारे के सारे जो 0 थे वो 100 से रिप्लेस हो गए, और 4, सर md में 4 अगर कहीं होगा वो किससे रिप्लेस हो गया होगा, 400 से। ठीक, अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन का एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे df में जितनी भी वैल्यूज 2 से छोटी हैं उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम 1 से, तो लिखेंगे df, फिर डी, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे किस एक्सप्रेशन को आप चाह रहे हैं। ठीक है, df लेस देन 2, df पूरे df में जहाँ जो जितनी भी वैल्यू 2 से लेस होंगी उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से। पहले इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, सिंगल इतना रिप्लेसमेंट नहीं, बस इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या मिला, एक तो ये वैल्यू मिली जो 0 से छोटी थी, एक ये वैल्यू मिली 0 से जो छोटी थी, सॉरी 2 से जो छोटी थी, और ये वैल्यू मिली। बाकी सब जगह क्या मिला, हमें नैन मिला है, बाकी सब जगह नैन मिला है। ठीक, अब इन सब जगह आप क्या पुट करना चाहते हो, 1 पुट करना चाहते हो, तो एग्जीक्यूट कराया और df देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 1 1 और ये पूरा। ठीक, अच्छा अब एक बार एक कॉलम में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में ही चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग df ए कॉलम md, देखते हैं df के कॉलम md में जब
लेस देन या इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 2, 1 2। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम में भी किसी सिंगल कॉलम में भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो। आगे ये हम लोग देख चुके हैं, तो डेटा फ्रेम के सारे कॉलम की लिस्टिंग करनी है तो df डॉट कॉलम करेंगे, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस डेटा फ्रेम के सारे कॉलम लिस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से इंडेक्स लिस्ट आउट करनी है तो df डॉट इंडेक्स से सारी इंडेक्स लिस्ट आउट हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम इटरेट करना चाहते हैं किसको, फॉर लूप के थ्रू डेटा फ्रेम को इटरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, वैसे इटर रो भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट df डॉट इंडेक्स से भी इटरेट कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो यही पढ़ेंगे, इटरेशन अभी हम लोग को पढ़ना है, तो 3 मेथड वहाँ पर होंगे इटरेशन में, डेटा फ्रेम के इटरेशन में। ठीक है, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। अभी फिलहाल बस यहाँ पर इंडेक्स और कॉलम के बेसिस पे इटरेट करके देखते हैं। हमने लिखा फॉर आई इन df डॉट इंडेक्स। जब df डॉट इंडेक्स को एग्जीक्यूट कराएंगे सिर्फ इतने को, तो हमें सारी की सारी इंडेक्सेस मिल जाएंगी। ठीक है, इंडेक्सेस मिल जाएंगी। वैसे डिस्प्ले करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं लिस्ट, लिस्ट ऑफ, ये भी चलेगा। ठीक है, सारी इंडेक्सेस हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग कैसे एक्सेस करते थे, जब भी इंडेक्स के बेसिस पे कोई रो एक्सेस करनी होती थी तो हम लोग LOC लिखते थे, है ना, LOC लिखते थे। तो वही करेंगे df डॉट LOC, यहाँ से एक एक इंडेक्स आई में जाएगी और यहाँ से हम लोग आई लिख देंगे, तो एक एक रो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये हो गया हमारा रो, और ये कॉलम, सारे कॉलम एक्सेस करने तो हमने कॉलम कर दिया। अगर ऐसे ही करके छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। चाहे आप यहाँ पर लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी सारे कॉलम प्रिंट होंगे ही होंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आज कुछ ज़्यादा हो गया, बस इतना बता के हम लोग छोड़ते हैं। और कोशिश करना आप लोग इस चीज़ को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक कॉलम ऐड करने जा रहे हैं जिसमें तीनों कॉलम का सम होगा। तो df md df dt1 df rhob1, इन तीनों का सम हम टोटल नाम के एक कॉलम में रखने जा रहे हैं, और इस कॉलम को df में अटैच करेंगे। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और df का हेड देखते हैं। यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर आ गया, जिसमें 2 + 66 + 1 69, इसी तरीके से 2 66 + 1 69। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, सारे कॉलम ऐड हो गए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ठीक है, अदरवाइज फिर यहीं तक रखते हैं।